नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान के बीच 4 चरणों का शोर थम चुका है। इसी के साथ ही लोकसभा की 379 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। लेकिन लगातार कम हो रहा मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। अब बाकी बचे 3 चरणों के लिए राजनीतिक पार्टियां अपना दम लगा रही हैं। वहीं बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे। यहां की सियासत लगातार रंग बदल रही है। कभी सत्ता पक्ष हावी होता दिखाई देता है तो कभी विपक्ष। इस चुनावी दंगल में हरियाणा में बीजेपी के सामने सभी 10 सीटों पर अपनी जीत का जो रिकॉर्ड है वो बरकरार रखने की चुनौती है। तो वहीं विपक्ष यहां अपना खाता खोलने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। उधर क्षेत्रीय दल इनेलो और जेजेपी भी पूरे फोकस के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और इसी को लेकर के नेताओं के चुनावी दौरे भी चल रहे हैं। वहीं इसी बीच सीएम नायब सिंह सैनी हिसार के नारनौंद में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में पहुंचे और यहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को घमंडिया करार देते हुए कहा कि जनता अब की बार इंडी गठबंधन को सबक सिखाएगी। भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर भी विपक्ष को उन्होंने यहां पर घेरा। उधर चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का केवल 3 सीटों पर ही फोकस नजर आ रहा है, हिसार, सोनीपत और रोहतक। वहीं इनेलो भी लोगों के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि कौन सी पार्टी 25 मई से पहले प्रदेश की जनता के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत बना पाएगी। भारत की बागडोर इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं के हाथ में हम सौंप सकते हैं। भाइयों, जो लोग जैनियों के अंदर बैठे हुए जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं और घमंडिया गठबंधन का जो युवराज है राहुल गांधी, वो उनके बीच में जाकर के उनका समर्थन करने की बात करता है। भाइयों, कैसे सौंप दे? परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर समान रूप से भाइयों सबकी चिंता की जाती है, किसी की भी भाइयों अनदेखी नहीं होती। और मैं आप लोगों को एक विश्वास जरूर दिलाता हूं कि जो भी काम आप लोगों के होंगे 4 तारीख के बाद उन सब कामों को करने का जिम्मा अब हमारा है। आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, परंतु हमने नरेंद्र मोदी जी को मजबूती से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, ये देश नरेंद्र मोदी जी को 405 सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। सभी जो हमारी जनसभाएं हो रही है उसमें लोगों की भावना देख के मैं कह सकता हूँ कि करनाल के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। करनाल से निश्चित तौर से हमारे युवा प्रत्याशी दिव्यांशु गुजराजा जी चुनाव जीतेंगे। बीजेपी केवल अपने लिए नारे देती है, लेकिन उनका नारों का अर्थ नहीं। 400 पार शुरू में बीजेपी के नेताओं ने कहा कि इसलिए दे रहे हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को बदलेंगे, बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। हम बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान पे तो आज नहीं आएंगे, कुछ तोड़ेंगे तो भाजपा के घमंड को देश की जनता तोड़ेगी। तो लोकसभा चुनाव का सियासी दंगल पूरी तरीके से तैयार है। छठे चरण में हरियाणा में चुनाव होने हैं, यानी मतदान होने हैं। तो उसके लिए पार्टियों का जो जोर शोर है वो पूरी तरीके से फोकस इन सभी सीटों पर लगा हुआ है। चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है और इसी बीच देश की अगर बात की जाए तो 4 चरणों के चुनाव आज संपन्न हो चुके हैं। बचे 3 चरणों के लिए सभी पार्टियां अपना दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में 10 सीटों पर बीजेपी के सामने चुनौती है दोबारा रिकॉर्ड दर्ज करने की। तो वहीं विपक्ष भी इस बार सेंधमारी करते हुए अपने पाले में सीट लाने की जो है पूरी कोशिश कर रहा है और चुनाव प्रचार में लगातार तेजी लाने का प्रयास सभी पार्टियां कर रही हैं। और इसी बीच अपने अपने दावे सभी के हैं, अपने अपने वादे हैं जनता के बीच। एक तरफ बीजेपी दोबारा जीत का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन का भी कहना है कि इस बार उनको मजबूती मिलने वाली है, इस बार वो बीजेपी को दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह बनती है कि जनता आखिर किसके पक्ष में है, जनता के मन में क्या दावे हैं, जनता के मन में क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस बार वो वोट करने वाली है। तो इन्हीं सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हिसार के नारनौंद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और यहां पर रैली को उन्होंने संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए यहां पर उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। यहां पर उन्होंने विपक्षी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन भी तैयार यहां पर करार दिया और तमाम सारी जो
कटाक्ष है वो यहां पर विपक्ष पर करते नजर आए। वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत कर रहा है और रैलियां जो हैं, जनसंपर्क जो है, बैठकें जो हैं, वो हर एक पार्टी अपने स्तर से कर रही है ताकि 25 मई से पहले प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में कर लिया जाए। हालांकि नतीजे के लिए 4 जून का इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन उससे पहले तैयारियों का ये दौर आप देख सकते हैं किस तरीके से पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई प्रदेश भर में दिख रही हैं। क्षेत्रीय दल भी जेजेपी की बात करें, चाहे इनेलो की बात करें, वो भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने खाते में इस बार सीट आने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन परिणाम के लिए इंतजार। फिर वही 4 राजनीतिक हलचल क्या हो रही है, चुनावी दंगल की तैयारियां कहां तक पहुंची है, कौन पार्टी क्या गतिविधि कर रही है, किसकी बैठकें हैं, किसके दौरे हैं, ये तमाम सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो ये बड़ा सवाल बनता है कि हरियाणा के इस चुनावी दंगल में किसका मंगल होगा। 25 मई को वोटिंग होंगी, उससे पहले तैयारियों का दौर ये जो है तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच जो है रैलियों के इस सिलसिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार के नारनौंद पहुंचे और यहां पर बीजेपी की विजय संकल्प रैली में वो पहुंचे। संबोधित करते हुए लोगों को यहां पर उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी की 10 सीटों पर जीत का दावा किया है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार यही बात कहता आ रहा है कि इस बार जो है 10 सीटें तो बीजेपी के खाते में नहीं जाएंगी, इस बार वो भी सीटें जीतने का दावा कर रहा है। हालांकि इसके लिए फिर बात वही कि इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। एक तरफ बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगाती है तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करता है और इन्हीं सब उठापटक के बीच इंतजार है तो 25 मई का, उससे पहले तैयारियां जो है लगातार तेज होती दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान के बीच 4 चरणों का एक तरीके से शोर थम चुका है। 379 सीटों पर जो है मतदान हो चुके हैं, यानी 4 चरणों में 379 सीटों पर मत का प्रयोग लोग कर चुके हैं। हालांकि मत प्रतिशत को लेकर के इस बार थोड़ा सा निराशा जरूर है, लेकिन तैयारियों का जो दौर है वो पार्टियां नहीं छोड़ रही हैं, क्योंकि लगातार तैयारियां कर रही है, लगातार रैलियां कर रही है। इस बीच मत प्रतिशत एक बड़ा जो है चिंता का विषय बना हुआ है। अब बाकी बचे जो 3 चरण हैं उनके लिए राजनीतिक पार्टियां जरूर दम लगाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अगर बात जब हरियाणा की जाए तो हरियाणा में जो 10 लोकसभा सीटें हैं वहां पर 25 मई को वोटिंग डाली जाएगी। यहां की सियासत लगातार जो है वो रंग बदलती हुई दिख रही है। कभी सत्ता पक्ष हावी होता दिखता है तो कभी विपक्ष हावी होता दिखता है और इस चुनावी दंगल में हरियाणा में बीजेपी के सामने सभी 10 सीटों पर अपनी जीत का रिकॉर्ड जो है, जो उन्होंने पिछली बार बनाया था यानी 2019 में बनाया था, उसको बरकरार रखने की एक बड़ी चुनौती है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी तैयारियों में कमी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष यहां पर अपना खाता खोलने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। हर तरीके से रैलियां हो गया, बैठकें हो गई, चुनावी मंथन हो गया, जनसंपर्क हो गया, वो लगातार विपक्ष के भी चल रहे हैं। क्षेत्रीय दलों की अगर जहां बात की जाती है, इनेलो और जेजेपी भी पूरी तरीके से अपना फोकस चुनाव मैदान में लगाए हुए हैं, अपने सभी प्रत्याशी उतार चुके हैं और सभी सीटों पर उतार चुके हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती इस बार विपक्षी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के लिए होने वाली है। वहीं इस बीच सीएम नायब सिंह सैनी जो है अपने दौरों के बीच लगातार वो अब हिसार के नारनौंद में पहुंचे। यहां पर विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया बीजेपी की, और उस रैली में जब वो पहुंचे तो विपक्ष पर वो जमकर कटाक्ष करते हुए नजर आए, निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने यहां तक कि विपक्षी गठबंधन को घमंडिया करार देते हुए कहा कि अब की बार जनता इंडी गठबंधन को सबक जरूर सिखाएगी। लेकिन उधर विपक्ष का भी यही कहना है कि इस बार जो है जनता एनडीए गठबंधन को सबक सिखाएगी, लेकिन कौन किसको सबक सिखाएगा इसके लिए 4 जून का इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का दौर, जैसा कि स्वाभाविक तौर पर चुनाव से पहले होता है, वो फिलहाल चल रहा है। विपक्षी गठबंधन को इस बीच जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने घमंडिया करार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी तमाम सारे आरोप जो है सत्ता पक्ष पर लगा रहा है। हरियाणा की जहां हम बात करते हैं तो कांग्रेस की जहां पर बात करते हैं तो गुटबाजी की खबरें भी कहीं ना कहीं इस बीच फिर से सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है, विश्लेषक ये बता रहे हैं कि 3 सीटों पर फोकस जो है इस बार कांग्रेस ज्यादा कर रही है, हिसार सीट पर, सोनीपत सीट पर और रोहतक सीट पर। तो वहीं इनेलो भी लोगों से लगातार मिल रही है। आज कई सारे लोग जो हैं इनेलो में शामिल हुए, तो इनेलो का कुनबा भी एक तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है।
अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल लेकिन ये बनता है कि कौन सी पार्टी 25 मई से पहले प्रदेश की जनता के बीच अपनी पकड़, अपने विश्वास को और मजबूत कर पाएगी ताकि 25 मई को जनता उनके पक्ष में मतदान कर सके। लेकिन कोशिशों की जहां तक बात है वो सभी पार्टियां लगातार कर रही हैं और वो दिख भी रहा है कि किस तरीके से दिन रात एक करके जो है चुनावी मैदान में जनता के बीच जो है पार्टियां अपना पसीना बहा रही है। लेकिन परिणाम के लिए इंतजार सभी पार्टियों को करना होगा, पूरे देश को करना होगा। 4 जून का तभी परिणाम सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारियां जो है वो लगातार दिख रही हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर नामांकन की तस्वीरें भी है, जहां पर इस बीच जो है कुछ दिनों पहले नामांकन भी सभी प्रत्याशियों ने किया और कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी साख दांव पर लगी, कई बड़े नेता हैं। और इस बीच अगर बात की जाती है तैयारियों की, तो तैयारियों का अपडेट भी हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं। और इस बीच एक बड़ा आंकड़ा भी आपको बता दें, जहां हरियाणा की बात की जाती है 10 सीटों की, तो 10 सीटों पर जो है तस्वीर इस चीज की साफ हुई है कि कितने प्रत्याशी मैदान में है। लोकसभा सीटों के लिए 223 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मैदान में है, यानी ये अपना पसीना बहाने वाले हैं। कुल 297 प्रत्याशियों में से 370 नामांकन पत्र भी दाखिल किए गए। अंबाला में कुल 14 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मैदान में हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में 31 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मैदान में हैं। बड़े शहरों के अलावा बात करें जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनकी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं सिरसा में 19 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होने वाला है। तो ये काफी कड़ा मुकाबला इस बार होने वाला है, क्योंकि प्रत्याशियों की संख्या जो है पिछली बार की अपेक्षा बड़ी यहाँ पर नजर आ रही है। हिसार में 28 प्रत्याशी ऐसे होंगे जिनका मुकाबला होगा, यानी 28 प्रत्याशियों ने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। करनाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो 19 प्रत्याशी इस बार मैदान में है, यानी 19 उम्मीदवारों के बीच ये मुकाबला होने वाला है, क्योंकि करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पर है। तो ये एक बड़ा अपडेट भी आपको बता रहे हैं। वहीं सोनीपत की जहां बात कर लेते हैं, हॉट सीटों में से एक है, 22 प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। रोहतक में 26 प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने रहने वाले हैं। तो बड़ी टक्कर और कड़ी टक्कर यहां पर भी होने वाली है। भिवानी महेंद्रगढ़ की जहां बात कर लेते हैं, 17 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मैदान में हैं। गुरुग्राम में 23 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मैदान में हैं। फरीदाबाद में 24 प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं। तो काफी कड़ी टक्कर इस बार रहने वाली है। और क्योंकि एक सीट पर उपचुनाव भी होना है, करनाल विधानसभा उपचुनाव होने हैं, तो यहां पर 9 प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी यहां से उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो इन्हीं सभी तमाम मुद्दों पर आज भी करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ विजेंद्र मेहरा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनय यादव जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल विजेंद्र जी आपसे ही कर लेते हैं। चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है, 4 चरणों का चुनाव जो है अब थम चुका है, अब बचे हुए 3 चरण, ज्यादातर सीटों पर चुनाव हो चुका है, अब कम सीटें हैं। ऐसे में प्रचार प्रसार में तेजी तो दिख रही है। हरियाणा में बड़े बड़े नेता भी आपके पहुंच रहे हैं, केंद्र के नेता भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में कितनी पार्टी वहां पर मजबूत है, कितना बड़ा चैलेंज आपके सामने है, क्योंकि इस बार क्षेत्रीय दलों ने भी अपने सारे उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती है अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखना पिछले बार के? देखिए ज्योति जी, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों को बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीता था। यहां तक कि देश भर के अंदर जो सबसे बड़ी 3 जीत थी उसमें करनाल और फरीदाबाद नंबर 2 और नंबर 3 पे थी। इस समय भी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो पिछले लगभग 1 साल से चली हुई है, और अभी लगभग 2 महीने पहले प्रत्याशियों की हमने घोषणा की अपने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कार्यालयों की। एक दिन एक ही समय हजारों की संख्या में रैलियां करके कार्यालयों को उद्घाटन कर दिया था। जब तक तो विपक्ष को ये भी ध्यान नहीं था कि कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा। इन्होंने तो मजबूरी में मजबूर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जो अधिकतर या तो चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे या फिर वो इस उम्र के कगार पे पहुंच चुके हैं कि राजनीति में संन्यास लेने का समय है। देखिए, भाजपा लोकसभा प्रत्याशियों के काम से, कार्यकर्ताओं के दम से हमने फील्ड में जो मेहनत की है, और जिस तरह से शनिवार और रविवार यानी 11 और 12 मई को
जो बूथ चलो अभियान हमारा चला है, जिसमें घर घर डोर टू डोर हर जो मतदान के लिए जो हमारी जनता है, जनार्दन है, उसके बीच में हम सब कार्यकर्ता गए हैं। और अब आने वाली 24 तारीख तक बूथ चलो अभियान के तहत डोर टू डोर हर घर पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, नेता है, कार्यकर्ता है, जनता से वोट की अपील करेंगे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और नेता पसीना बहा रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के जो अधिकतर नेता है वो आज भी एसी से बाहर नहीं निकले हैं, एसी में सो रहे हैं। और जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन ये कहेंगे ईवीएम हैक हो गई, मीडिया को दोष देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ मैडम, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 400 पार सीटें लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, देश के अंदर 400 पार करके एनडीए सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जनता का आशीर्वाद फिर से हमें। वो अपने हर दौरे में, हर रैली में, हर मीटिंग में, हर बाइट में एक ही बात बोलते हैं कि हवा हवाई है, 400 पार तो कुछ नहीं होने वाला इस बार। मन बना चुकी है। और इसके साथ साथ हमने एक ही दिन में, आप देखिए किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी विजय संकल्प रैलियां हम सब विधानसभाओं में कर रहे हैं। 90 विधानसभाओं में से लगभग 80 विधानसभाओं के अंदर विजय संकल्प रैलियां हमारी पूरी हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के साथ में हमारे प्रदेश प्रभारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, इस सब में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज और भी कही है कल बंगाल के अंदर, कि जो कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण बांटना चाहती, जिस तरह से कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण में से इन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है, इस तरह का जो आरक्षण है पूरे देश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी जो मुस्लिमों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देना चाहती है, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है, जो कर्नाटक में इन्होंने दिया है, ओबीसी कोटे के अंदर मुसलमानों को आरक्षण दिया है, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, भगवान श्री राम की पूजा पद्धति से, रामनवमी की पूजा पद्धति पहुंच पा रही है विजेंद्र जी? उनको कोई वापसी के बारे में सोच नहीं सकता। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णन जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, और इनकी जो अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका जी ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम राम मंदिर के ऊपर फैसले को पलट देंगे, इसको कोई पलट नहीं सकता। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विजेंद्र जी, देश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता, विजेंद्र जी का ऑडियो सही करवा दीजिए। विजेंद्र जी शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। पार्टी बातें करते थे, विजेंद्र जी शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हरियाणा जीतना चाहते हैं ज्योति जी। सोनीपत की सीट से 2019 के चुनाव में बुरी तरह से उनको हमने हराया। दीपक विजेंद्र जी लौटूंगी आपके पास, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कमल आंडा जी, आपने विजेंद्र जी को सुना, लेकिन हरियाणा की जहां बात आती है, एक तरफ धुआंधार प्रचार बीजेपी का चल रहा है, लेकिन जितना प्रचार में फोकस है उतना कटाक्ष में भी फोकस है। कई तरीके के कटाक्ष किए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि हमारा रिकॉर्ड तो इस बार भी बरकरार रहने वाला है। तो कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती होती है इसमें? प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। अरे भाई कुर्सी है, कोई जनाजा तो नहीं। अरे भाई कुर्सी है, कोई जनाजा तो नहीं। अल्पमत में आ गए हो, कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते? पहली तो एक बात ये। दूसरी बात ये, इस दौरे तरक्की में शहर और गांव के फासले घट गए हैं। सड़कें तो कई बनी, किसानों के फसल और खेत घट गए हैं इनके राज में, भाजपा के राज में। सियासत की जबान विकास का दावा करते नहीं थकती। भाजपा अगेन सियासत की जबान विकास का दावा करते नहीं थकती। ना जाने कितने भूखे सोते हैं और कितनों के घर से छत हट गए हैं। तो ये जो इतनी झूठी उठी बातें कर रहे हैं, इनको असल बात पता नहीं। मैंने कहा ना, ये चुप नहीं होते जब तक इनकी पूरी सीढ़ी ये जो इनके अंदर डाली होती है, जब तक ये पूरा रटा रटाया बोल नहीं लेते। कोई कोमा, कोई फुल स्टॉप, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, ब्लैंक स्पेस। और वैसे मैं इनको भी कहूँ कि मैंने इनके एक प्रवक्ता भाई को और भी कहा कि भाई आप भी आयुष्मान से जरा जाके ना सोल्डरिंग करा लीजिए, आपको थोड़ी बातें समझ आने लगेंगी। जो आप इतने झूठ बोलते हैं, आप भ्रम आप नहीं चला सकते, अब खत्म हो गया आपको वो समय, अलग गया आपका। तो मैं बता रही हूँ कि हमारी भी, अभी रुक जाओ, सबर करो, बहुत बोले, अब मुझे बोलने दो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इन्होंने नोट कर लो पॉइंट। पेन पेंसिल तो होता नहीं है तुम्हारे पास, मेरे पास होता है, हमेशा होता है, ठीक है ना? तुम भी लिख लो, लिखने होगा तो। मैं कुछ 2-4 बातें इनको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हमारा प्रचार तो धुआंधार चल रहा है, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी हर जगह खदेड़े जा रहे हैं। किसानों ने तय कर लिया, जाटों ने तय कर लिया, जो इन्होंने पहलवान बेटियों के साथ किया और जो किसानों के साथ इन्होंने किया, 7 लेयर बैरिकेडिंग करी और छर्रे मारे उनको ड्रोन से। चाइना को करते तो शायद वो हमारी जमीन छोड़कर भाग जाता, पहली बात।
और मैं बता दूं कि इनको नहीं पता, मोदी जी हार मान चुके हैं इस बात के लिए कि 400 पार नहीं होने वाला। इस बार 200 भी आ जाए तो गनीमत समझो। पहली लेकिन बात वो तो हार मान रहे हैं और इन्वाइट कर रहे हैं। 400 पार ही इस बार होगा। नहीं, वो तो झूठ बोलेंगे ही, वो हवा वो फैलाते ही हैं। लेकिन क्या हाँ, इस धुआंधार प्रचार के बीच कांग्रेस के लिए कोई चुनौती है? क्योंकि वो कह रहे हैं हम अपने जीत का रिकॉर्ड इस बार भी बरकरार रखने वाले हैं। मैडम बोलने से क्या होता है? आप देख रहे हैं वहाँ जो मतदान हो रहा है उसका तो फिर आपके प्रचार में वो चीज दिखती नहीं है। आकर की नींद उड़ा दी है। जो भी प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। मैं ये कह रही थी कि इनके आका जो है मोदी जी पहले ही हार मान चुके हैं। उनको एहसास हो गया कि इस बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। ये पक्की बात है। क्योंकि मैं बात बताऊं, शिवसेना और ज्योति जी फिर आप इसको बुलवा लीजिए या मुझे बुलवा लीजिए। हांडा जी सुनिए नहीं, आवाज कुछ करवाइए आप। सुनिए, हाँ। समय की भी पाबंदी, आवाज में भी शिवसेना को आपके पास गालियां देते नहीं सकते थे। कहते हैं वो मेरा बेटा है उद्धव ठाकरे। शिवसेना भी जो है मेरे अपने हैं। आपके पास भी आऊंगी। हांडा जी समय की पाबंदी है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द लौटूंगी। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान हमास को सही और इजराइल को गलत बता रहा है। ऐसे वक्त पर जब भारत, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और बहुत सारे दुनिया के देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ भारत की ओर से समर्थन मिलने पर इजराइल ने भारत को धन्यवाद दिया है। आज हर किसी का यही सवाल है कि आखिर कैसे हमास इजराइल में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा कर सकता है। दोस्तों, इजराइल को दुनिया का सबसे चौकन्ना देश माना जाता है, जासूसी से लेकर तकनीक तक। ऐसे में इस तरह की आतंकी घटनाएं दूसरे आतंकी गुटों का हौसला बढ़ा सकती हैं। तो जाहिर है वो देश जो खासकर एक तरह से टारगेट हो रहे हैं हिंसा के या आतंक के, उन देशों को विशेष रूप से बहुत ध्यान देने की जरूरत है। भारत लगातार राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर यह बात कहता रहा है कि आतंक से जो लड़ाई है वो किसी एक देश की लड़ाई नहीं है, बल्कि वो पूरे विश्व की लड़ाई है। इसलिए सभी देशों को कोशिश करनी होगी कि किसी भी देश पर इस तरह का संकट ना आए। खासकर जब आतंकी गुटों की बात हम करते हैं, जिनके कारण निर्दोष लोग, बच्चे, बुजुर्ग सब हिंसा का टारगेट बनते हैं, तो कितना भी बड़ा या छोटा कारण क्यों ना हो, वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। इसी कारण से भारत ने हमास को आतंकी करार दिया है और इजराइल का खुलकर साथ दिया है। हम सभी जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो उभरती हुई शक्तियां हैं, भारत उनमें से एक है और भारत को आतंक की समस्या से निपटने में अहम भूमिका निभानी है। क्योंकि भारत लगातार करीब 4 दशकों से आतंकवाद का एक तरह से टारगेट रहा है। इसलिए भारत की जो रणनीति है, जो तौर तरीके हैं, एक बार फिर से उन पर नजर दौड़ानी होगी कि उनको और कैसे अच्छे तरीके से सुदृढ़ और सक्षम कैसे हम बना सकते हैं। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इन बदलती परिस्थितियों में भी हमारे कुछ राजनीतिक दल, कुछ मुस्लिम संगठन अपनी अलग रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में जल्द से जुलूस भी निकाल रहे हैं। सच्चाई ये है कि आतंकवाद के मामले में दुनिया को आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व की ही जरूरत है और दुनिया के कई देश भी मोदी जी की ओर टिकटकी लगाकर देख रहे हैं। ठीक ही कहा गया है, शांति का संदेश दे देकर अब थक चुका है मेरा हिंदुस्तान। शांति का संदेश दे देकर अब थक चुका है मेरा हिंदुस्तान। इस बार तू अगर जंग की शुरुआत करेगा तो तुझसे गांधी नहीं भगत सिंह बात करेगा। नमस्कार।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। बनी है अनुसुरा जी, प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुसुरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले हांडा जी, आपसे मेरा सवाल था, लौटूंगी आपके पास, लेकिन विजेंद्र जी छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगी। ठीक है, हांडा जी आऊंगी, छोटा सा रिएक्शन 10 सेकंड का बस। था कि अपनी डिबेट के अंदर ये बार बार जिस तरह से इनकी शब्दावली होती है ना, कमल जी की, ये बहुत वरिष्ठ है, उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से आका और पता नहीं क्या क्या ये बोलती है, इनके शब्दों का चयन ठीक नहीं है, इनको करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके लिए सम्मानित है। जो इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता है, जिनके नेतृत्व में ये 50 से ज्यादा चुनाव हारे हैं, राहुल गांधी जी, अगर उनके लिए हम इनका आका बोले तो इनको बुरा लगेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इनके शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम कि जिस तरह से इन्होंने जाटों के विषय में बोला, जाट एक बहुत ही स्वाभिमानी कौम है, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति और समाज के लिए जीने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी जाटों की ठेकेदार नहीं है। मैं भी जाट समाज से आता हूं और जाट समाज का जो प्यार है, आशीर्वाद है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, क्योंकि जाट समाज से अधिकतर सेना के अंदर जाते हैं हमारे सैनिक, और सैनिकों को सही मायने में सम्मान बढ़ाने का काम, देश को सुरक्षा देने का काम, सैनिकों को सुविधा देने का काम, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे होली हो या दिवाली हो, सैनिकों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वो अपनी होली, दिवाली, सभी तरह के तीज त्योहार अपने सैनिकों के बीच में जाके मनाते हैं। किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और देश की सरकार ने, हमारी भाजपा हरियाणा की सरकार ने 14 फसलों को पीएम किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए हम साल का किसान को देने का काम करते हैं। अपने किसान को सबसे खुशहाल बनाने का काम स्वामीनाथन जी ने मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? स्वामीनाथन जी ने ये कहा है कि मेरी रिपोर्टों को, मेरी सिफारिशों को साउंड सही करवाने का प्रयास कीजिए। मेरी आवाज माना है तो वो मोदी जी की सरकार है, भाजपा सरकार है। स्वामीनाथन जी ने खुद हमारी तारीफ की, क्योंकि हमने स्वामीनाथन जी की सिफारिशों को लागू करने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी जाट समाज की ठेकेदार नहीं है। जाट समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं जाट समाज से आता हूं, मैं अपने आप को हिंदू मानता हूं, सनातनी मानता हूं, लेकिन जाट समाज से आने के कारण मैं एक बात कह सकता हूं कि एक गांव गरीब किसान के बेटे को ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने, हरियाणा प्रदेश की 2.5-3 करोड़ जनता के सामने सरकार का पक्ष रखने का मौका दिया है। एक किसान के बेटे का, जाट समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी, आप देखिए, पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर 4-4 लोकसभा सीट जाटों को मिलती थी, ये कांग्रेस पार्टी ने समझ के उसको 2 पे ला दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी को इतना सम्मान दे रखा है। जो जाट समाज से आते हैं, तो इनको कमलेश डांडा जी को ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को जाट समाज की ठेकेदारी नहीं लेनी चाहिए। समाज शायद आपकी आवाज में कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, आपको रोकूंगी। विनय जी आपके पास आना चाहूंगी, इसके बाद अन्ना जी आपके पास आऊंगी। विनय जी, शायद साउंड का कुछ दिक्कत हो रहा है, इसलिए विजेंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विनय जी, कितना चैलेंजिंग होता है जब बीजेपी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है, दावा कर रही है कि हमारा रिकॉर्ड इस बार भी बरकरार रहने वाला है, तो ऐसे में अब क्योंकि केजरीवाल जी भी बाहर आ गए हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ चुनौती दिख रही है या फिर कुछ उम्मीद लग रही है? जी देखिए, कोई चुनौती बिल्कुल नहीं दिख रही है। पहले 3 फेज के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद एनडीए बहुमत तक पहुंचने की कोशिश करे, और आप देखिए कि 3 फेज में जिस तरह उनको 40 से 50 सीट का नुकसान साफ साफ दिखाई दे रहा था, उसके बाद से इनकी भाषा ही बदल गई। प्रधानमंत्री जी के आप भाषण सुन लीजिए, उनकी भाषा सुन लीजिए, वो कहते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू जी के त्वचा के रंग की वजह से कांग्रेस ने उसका विरोध किया। अरे भाई, इतना झूठ मत बोलिए। वो हिंदू मुसलमान पर आ गए, वो अपने चिर परिचित जो उनका एजेंडा हमेशा से रहा है ध्रुवीकरण का, उस पर वापस आ गए। उनकी भाषा बिल्कुल बदल चुकी है। और आप देख लीजिए, अभी मेरे भाई विजेंद्र नेहरा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, उन्हें इतना समय मिला बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना 10 साल का कोई रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया। 10 साल में क्या काम किए वो नहीं बताया। मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो मुद्दे हैं वो महंगाई, बेरोजगारी, ये सब नहीं है। इनका मुद्दा बस कांग्रेस है। नेहरू जी से लेकर के
राहुल गांधी जी तक, ये इनके मुद्दे हैं। इन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले उतार दिए, विपक्ष ने बहुत देर से उतारे, वो भी उम्र ज्यादा है उनकी, उनको उतार दिया। अरे भाई, आप शायद भूल गए कि प्रधानमंत्री जी भी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, और भाजपा की ये नीति और खुद प्रधानमंत्री जी ने ये नियम बनाया कि जो 75 के पार हो जाएगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, वो मार्गदर्शक मंडल में रहेगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी इसके उदाहरण है। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री भी अब संन्यास लेना चाहते हैं, तो फिर अगला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा? अरे भाई, अपने आप काम गिनवाइए। सैनी साहब कह रहे हैं आप ऊपर से लेकर के नीचे तक इनके, आप नेताओं के इनके भाषण सुनिए। सैनी साहब कहते हैं घमंडिया। अरे भाई, संसद के अंदर गृह मंत्री सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी बोलकर, आम आदमी पार्टी जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, सैकड़ों इनके विधायक हैं, उसको सुपारी जैसी पार्टी कहते हैं। अब बताइए घमंड कौन कर रहा है? अगर ये मुद्दों पर बात करें, तो विपक्षी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बता रहे थे आज सीएम साहब। बताइए आप, सत्ता में कौन है 10 साल से? घमंड कौन करेगा? विपक्ष किस बात का घमंड करेगा? अरे विपक्ष तो सड़कों पे है, विपक्ष तो सड़कों पे लड़ रहा है, तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है, विपक्ष को तो जेलों में डाला जा रहा है। भ्रष्टाचार, जी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर भी घेरते हुए सीएम यहाँ पर नजर आए विपक्षियों को। अरे परिवारवाद की बात कर लीजिए आप। तो आज के दौर में सबसे बड़ा उदाहरण परिवारवाद का जय शाह है। क्या जय शाह अमित शाह के बेटे नहीं है? उनकी आप योग्यता देखिए, उनमें क्या योग्यता है? क्या उन्होंने कभी क्रिकेट खेला है? वो 2 लाइन हिंदी में भी लगातार बोल नहीं पाते हैं, उनको उन्होंने बीसीसीआई का अध्यक्ष बना रखा है। तो और परिवारवाद आप इनके सारे नेताओं की लिस्ट निकाल लीजिए, राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह जी, सब परिवारवाद है। इनके बच्चे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब बताइए कि परिवारवाद की बात करते हैं, और मुझे बताइए कि परिवारवाद क्या जनता ने नहीं जिताया? क्या अखिलेश यादव को जनता ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया? क्या राहुल गांधी जी का परिवार पिछले 40 साल से, क्या उनके परिवार से कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी पद पर रहा? ये किस परिवारवाद की बात करते हैं 10 साल सत्ता में रहने के बाद? अरे भाई, अपने काम गिनवाइए। 2014 के आप अपना घोषणा पत्र 2019 वो कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों में सीएम का बेटा सीएम बनता है, एमएलए का बेटा एमएलए बनता है, इस तरीके की बात वो करते हैं। खैर, रोकूंगी आपको यहाँ पर, रोकूंगी यहाँ पर। हांडा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मैं जवाब दे दूं मैडम? चलिए ठीक है। हाँ, छोटा सा जवाब विजेंद्र जी, छोटा सा जवाब। देखिए मैडम, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं ज्योति जी कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से चुनाव लड़ना शुरू किया है, जीवन में हमेशा जीत हासिल की है। चाहे गुजरात के 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बने, वहां से कांग्रेस को खत्म कर दिया। देश के लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार फिर से जनता के आशीर्वाद से बनेंगे। इसी चीज से जो विपक्ष है वो बुरी तरह से डरा हुआ है, घबराया हुआ है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए वो दिन रात दुआ करते हैं कि भगवान किसी तरह से प्रधानमंत्री जी चुनावी राजनीति से हटे, जिससे कि कुछ विचारों का नंबर बने, क्योंकि ये दारू वाली पार्टी की तो हरियाणा में आज तक जमानत कभी बची नहीं। और चुनाव में जमानत जब हुई दिल्ली की दोनों बार 2014 सुना होगा, वो कह रहे थे कि आपके पास दूसरा चेहरा कौन है? अगले साल प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे तो फिर आप किसका चेहरा लाएंगे? बात प्रमुखता से अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। विजेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? विजेंद्र, उन्होंने वादा किया था बनारस की जनता से कि विजेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मोदी जी के सामने जमानत जब्त करा के दोबारा बनारस की तरफ देखा नहीं है झांक के कि कैसा बनारस होता है। तो ये व्यक्ति जो दिल्ली में 2 बार साथ के साथ लोकसभा सीट बुरी तरह से हारा, पंजाब में हारा, पूरे देश में हारा, जमानत जब्त हुई, और जो दारू के घोटाले में जेल में बंद है, जिसकी आज तक हरियाणा प्रदेश के अंदर कभी जमानत नहीं बची, नोटा से नहीं कम वोट आई है। आप मुझे बताइए, दारू वाली पार्टी का मेंबर पंचायत भी नहीं हरियाणा में, 2014 से चुनाव लड़ रहे हैं। आज तक आदमपुर के अंदर केजरीवाल घर घर गया, उसके बाद भी नोटा से नहीं कम वोट इनको मिली। आप मुझे बताइए, इस बार भी अगर कुरुक्षेत्र में दिक्कत आ रहा है तो ये एक वो नहीं बैठ पा रहा है, ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही, लौटूंगी आपके पास। विजेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास। अनुसुरा जी हमारे साथ बनी हुई है। अनु जी, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमारा धुआंधार प्रचार चल रहा है, उनकी विजय संकल्प रैलियां चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि इस बार हम तो सीटें ला कर रहेंगे। तो इसके इधर हम इनेलो का कुनबा भी बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। आज कई सारे लोग इनेलो में शामिल हुए। तो कैसी आपकी तैयारियां चल रही हैं? क्या लगता है बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? विजेंद्र जी, लौटूंगी, आपके साउंड में दिक्कत आ रही है, प्लीज विजेंद्र जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। अनु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
जी हाँ जी, लेकिन बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं भाजपा वाले मैं अपना प्रवक्ता। सवाल दोहरा देती हूँ। दारू वाली विजेंद्र पार्टी जी को लौटूंगी आपके SYL पास। का पानी नहीं देना चाहते, तो हरियाणा की जनता इनको कैसे यहाँ पे पनपने देगी? आप मुझे बताइए, क्यों इनका मेंबर पंचायत भी नहीं बना आज तक हरियाणा प्रदेश के अंदर? हर चुनाव में जमानत जब्त होती है, इसका विजेंद्र जवाब जी, देना विजेंद्र चाहिए जी। कि जमानत क्यों जब्त होती है? इतनी अच्छी पार्टी है, इतना मजबूत संगठन है, तो 10 में से एक ही सीट विजेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? विजेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अनु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी ज्योति जी, पहुंच रही है। अगर आपने सवाल दारू वाली पार्टी की पहले भी जमानत जब्त किया। ये बीजेपी वाला बीच में बोलता है तो आवाज आपकी नहीं सुनती, इनकी ज्यादा सुनती है। महाठग फिर से जेल में पहुंच जाएगा और जनता ये बीजेपी वाला चुप। आप तक नहीं पहुंच पा रही है? अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो विजेंद्र जी को फोन पर पैच कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। मुझे अभी आपकी आवाज, मेरी आवाज विजेंद्र जी आप तक पहुंच पा रही है? विजेंद्र जी, समय की पाबंदी है, थोड़ा सा रोकूंगी आपको। अनु जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं सवाल दोहरा देती हूँ, शायद आपने सुना नहीं होगा। मैंने कहा एक तरफ बीजेपी का प्रचार जो है धुआंधार चल रहा है, वो लगातार कह रहे हैं कि हम इस बार फिर से अपना रिकॉर्ड दाखिल करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो कह रही है कि हम इस बार सीटें काटेंगे, हम अपनी सीटें लेके आएंगे। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि इनेलो का कुनबा बढ़ रहा है, कई सारे लोग आज भी शामिल हुए इनेलो में। तो ऐसे में आपकी तैयारियां कैसी है? कितना आत्मविश्वास है? क्या लगता है आप सेंधमारी कर पाएंगे इस बार बीजेपी की सीटों पर? जी ज्योति जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि भाजपा को तो बड़ा नुकसान इस चुनाव में हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांव में इनके नेताओं को घुसना नहीं दिया जा रहा है, और ये जो जनसभाएं कर रहे हैं उसके अंदर ये पूरे जिले की मनरेगा को बुला रहे हैं। और देखो, उनकी मजबूरी है आना, जब ऊपर से दबाव होता है तो उन्हें तो अपना दिहाड़ी से मतलब है, वो लोग आएंगे। और उसके अलावा भाजपा को कोई सुनने नहीं आ रहा है, पेड़ भीड़ है, और सरकारी भीड़ कहूंगी मैं तो इसको, क्योंकि सरकारी पैसे से वो भीड़ इकट्ठी की जा रही है। उसके अलावा भाजपा के पास आज कुछ नहीं है, हरियाणा में खासकर। उसके बाद आते हैं कांग्रेस पे, तो मैं ये कहूंगी कि अगर भाजपा से लोग नाराज हैं तो ज्यादा खुश कांग्रेस से भी नहीं हैं। जो भाजपा और कांग्रेस के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल चल रहा है, मैं हमेशा ये मुद्दा उठाती आई हूं कि भाजपा के लोग कांग्रेस में जाके इलेक्शन लड़ते हैं, कांग्रेस के लोग भाजपा में आके इलेक्शन लड़ते हैं। वही सड़े गले चेहरे हैं। जनता बदलाव चाहती है, नया नेतृत्व चाहती है, जो ना कांग्रेस उपलब्ध करवा पा रही है, ना बीजेपी उपलब्ध करवा पा रही है। ये आज जनता को संकट में डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में क्या विचार है? क्योंकि वो कह रही है कि कुरुक्षेत्र से तो हम मजबूत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुरुक्षेत्र हम तो जीत ही चुके हैं, लेकिन सिर्फ कुरुक्षेत्र ही नहीं, आम आदमी पार्टी का कहना है जी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि कुरुक्षेत्र से हम मजबूत हैं, पूरा आत्मविश्वास दिखा रहे हैं वहां को लेकर। जी, उनका फर्ज बनता है, उनका जब तक रिजल्ट नहीं आते उनको विश्वास तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन कुरुक्षेत्र से तो एक तरफा अभय चौटाला जी जीत रहे हैं, और उसके कारण हैं। कुरुक्षेत्र एक किसान बहुल लोकसभा की सीट है, और किसान 100% अभय चौटाला जी के साथ है। एक इनका जो प्रत्याशी है, मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। गुप्ता जी, सुशील गुप्ता, राज्यसभा में अच्छा मोटा पैसा देके वो गए थे केजरीवाल जी को, और अब उनको एकदम से कुरुक्षेत्र में लॉन्च कर दिया गया है। पूरा हरियाणा का आम आदमी पार्टी का कैडर उनका विरोध कर चुका है। और आप अगर ग्राउंड रियलिटी के बारे में अगर ये प्रवक्ता साहब जानते होंगे तो इन्हें पता होगा कि पूरे हरियाणा का कैडर नहीं जा रहा है उनकी सपोर्ट करने। तो इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगी।
आम आदमी पार्टी पे ज्यादा समय देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये बताना चाहूंगी कि कुरुक्षेत्र के अलावा सिरसा और हिसार, गुड़गांव, यहाँ हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। और अभी जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा कि प्रदर्शन इनेलो का बहुत अच्छा रहेगा और भाजपा साफ हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत नुकसान हरियाणा में भाजपा को हो रहे हैं। ये देखने वाली बात है। लौटूंगी आप तक। कमल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी कमल जी, आप भी कह रहे हैं प्रचार हो रहा है, भाजपा का सफाया हो रहा है, लेकिन आपका प्रचार तो 3 सीटों तक सिमट कर रह गया। रोहतक की बात करें, सोनीपत की बात करें, उधर सिरसा की बात करें, सिरसा वाले नेता उधर नहीं आते हैं, इधर वाले नेता उधर नहीं जाते हैं। मैडम, ये वक्त ऐसा है, सब अपनी अपनी सीटों पर फोकस करेंगे ही करेंगे, जहाँ से बाकी प्रत्याशी बनाया गया है। बाकी सीटों का क्या? नहीं, सुनिए तो सही, आप अब तो लीजिए पूरी बात। मैं ये कह रही हूँ कि सभी सीटों पर हमारा धुआंधार प्रचार चल रहा है, और ये अभी से नहीं 2-2.5 साल हो गए हैं जिससे प्रचार चल रहा है। उसमें हमारी बहन शैलजा ने भी किया, कांग्रेस का संदेश सबको पूरे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचाया, दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी पहुंचाया। मतलब हाथ में हाथ जोड़ो अभियान था हमारा, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस। हमारी महिलाएं धरातल पर जितनी उतरी हैं शायद ही किसी पार्टी की उतरी होंगी। इवन की लड़कियां भी, मतलब मैं रोज इतने देखती हूँ मैं कि कहाँ कहाँ प्रचार होता है, क्योंकि हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। तो भाजपा ये गलतफहमी को दूर कर ले। सब लोग सॉरी, उसी ग्रुप पर तो बाकी लोग आपत्ति जताते हैं कि गुटबाजी हो रही है। नहीं मैडम, ग्रुप की बात छोड़ दीजिए आप, इनके यार कितने लड़ाई झगड़े हैं आप देखो ना। मैं आपको फिर बात डाइवर्ट हो जाएगी। अभी हम हरियाणा पर फोकस रहेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, अपनी बात रखिए। नहीं, मैं हरियाणा की बात कर लूं। मैं तो एक बात बताना चाहती हूँ, मोदी जी ने अपनी हार मानना अपना तय कर लिया, एहसास हो गया उनको, इसलिए एनसीपी और उसको शिवसेना को कह रहे थे। शिवसेना का तो उद्धव ठाकरे हमारा बच्चा था, फलाना ढिमका, जब पीठ में छुरा घोंपा था तब याद नहीं आया था कि वो हमारा बच्चा था। दूसरी बात, नोटबंदी, इन्होंने, हमारे राहुल जी ने आज तक जो भी प्रिडिक्शन करी है ना, कोई गलती निकली। चाहे वो राफेल का मामला था, चाहे आपका नोटबंदी का था, चाहे जीएसटी का था, चाहे अभी ये इनका घोटालों का था जो हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के, और जो इन्होंने इतना कर्जा ले लिया, देश पर बढ़ा दिया इतना, जो कि 1947 से लेकर 2014 तक 55-56 लाख करोड़ था, अब इन्होंने 215 लाख करोड़ के करीब पहुंचा दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मैंने बताई थी छोटी सी कहानी, ये हमेशा ये दूसरे प्रत्याशियों को नामांकन नहीं भरने दे रहे। वाराणसी में लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, लेकिन उनको नामांकन पत्र नहीं देने दे रहे। तो किस बात का डर है इनको हारने का डर है, पहली बात। दूसरी बात, आप सूरत का एग्जाम्पल ले लीजिए, गांधीनगर का ले लीजिए। सूरत में तो दोबारा इलेक्शन होंगे, गांधीनगर में भी जहां से अमित शाह लड़ रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस है, सारे संसाधन आपके पास, इतना पैसा, तो फिर आप दूसरों को क्यों नीचे दबा रहे हैं? अब तो एक सच और भी आ गया आपके आशा के मुंह के ऊपर, पप्पू है जिसको मैं कहूंगी। आप हमारे राहुल गांधी को कहेंगे तो मेरे से भी सुनेंगे। उन्होंने क्या कहा, अब कहते अंबानी हमारी जिनको टेम्पो भर भर के देते थे, राहुल जी ने कहा मोदी जी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है ये। तो भ्रष्टतम प्रधानमंत्री अगर हमारे देश को कोई मिला है, अगर आज तक ये सारा टाइम कांग्रेस को रोते रहते हैं, बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी भी आए थे, नरसिम्हा राम जी भी आए थे, मोरारजी देसाई भी आए थे, बहुत सारे और लोग भी आए थे, हमेशा ही कांग्रेस पर रोते रहते। रोते रहो, तुम्हारा काम ही रोना है, रोक लू। तुमने इसीलिए रो कर ही विक्टिम कार्ड खेल कर ही तुमने जनता का वोट लिया, लेकिन अब जनता अच्छे से तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि 2025 तक तुम कहीं नजर नहीं आओगे, मेरी बात याद रखना। दूसरी बात मैं ये कह दूं, हमारे यहाँ ये सनातनी बहुत बनते हैं, ये इनको मैं बता दूं सनातन का अर्थ होता क्या है। तो पहली बात, झूठ नहीं बोलते सनातनी। और स्वामी विवेकानंद का भाषण सुने, खींचना नहीं बोल रहे विजेंद्र जी, खींचना नहीं बोल रहे, सुनिए भाषण विवेकानंद जी का। उन्होंने क्या कहा था, वसुधैव कुटुंबकम, जो इन्होंने शिकागो में जाकर उन्होंने भाषण दिया था। मेरे को बोलने दीजिएगा ज्योति जी, प्लीज 10-15 सेकंड और दीजिएगा, मेरी चीजें फिर रह जाती हैं। कन्नौज में अखिलेश जी जहाँ से गुजर रही है, सनातनी है आपका है वो। एक तरफ कहते हैं ओबीसी जहाँ से निकलते हैं अखिलेश जी, वहां पर आप उनको वहां पर धुलवाते हैं उस जगह को। और अभी क्या किया आपने रायबरेली में, कितने शर्म की बात है, गुंडे पैदा किए आपने, गुंडे आतंकवादी आपने देश के अंदर पैदा कर दिए। एक राघव त्रिवेदी एक महिला से पूछा था रायबरेली में अमित शाह की सभा में, ये बताने दीजिए मुझे जनता को, वो बता रहा था कि आप यहाँ कैसे आए, 100 रुपए मिलेंगे तो हम आ गए। इसने में भाजपा का वो एक आ गया कार्यकर्ता, उसने कहा तुम ठहरो जरा यहीं पे, उसको इतना मारा, वो कहता है मेरे पेट में कम से कम 150 घूंसे मारे गए, वो बेचारा दर्द से तड़प रहा है। और ये देखो इनको शर्म नहीं आती है। ठीक है, इतनी बड़ी बात आपने बोली है तो इसका जवाब मैं जरूर लूंगी। हांडा जी, समय की पाबंदी होती है, रोकूंगी आपको यहाँ पर। विनय जी, एक छोटा सा रिएक्शन, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे।
विजेंद्र जी की बातों का जवाब आप देना चाह रहे थे। देखिए, एक तो मैं जो आपने कहा कि कुरुक्षेत्र हम जीत रहे हैं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अभी कल परसों ही सैनी समाज, सोचिए मुख्यमंत्री के समाज के लोगों ने हमारे सुशील गुप्ता जी को समर्थन दिया है, तो आप समझ जाइए कि हम कितने मजबूत हैं। और वहां पर भाजपा को कोई कैंडिडेट नहीं मिला जिसको कोयला चोर कह कहकर हमारे देश के प्रधानमंत्री संबोधित किया करते थे, कोयला चोर, उसको टिकट दे दिया। अब देखिए भाजपा के कार्यकर्ताओं की मुसीबत देखिए कि कोयला चोर के लिए प्रचार करना पड़ रहा था तो उन्होंने बगावत कर दी, तो भाजपा तो वहां वैसे ही साफ हो गई। ये बलात्कारियों की पार्टी है और शर्म आनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि एक बलात्कारी जिसके फोन में 2700 वीडियो मिलते हैं, 2700 वीडियो, उसके लिए वो वोट मांग रहे हैं, अपील मांग रहे हैं। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि मेरे ताप से भ्रष्टाचारी बच नहीं सकते। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, आप तो एक तरफ अजीत पवार जी को बिठाते हो, एक तरफ अशोक चौहान जी को बिठाते हो, हेमंत शर्मा जी को बिठाते हो, तो कहाँ गया आपका ताप? ये 200 पार भी नहीं करने वाले एनडीए, 400 पार छोड़ दीजिए। और आखिरी बात खत्म करता हूँ, देखिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार वैसे ही खत्म होगा। मेरी एक बात खत्म कर लीजिए मेरी प्लीज। बीजेपी का धुआंधार प्रचार वैसे ही फूस हो जाएगा जैसे अब तक विजेंद्र नेहरा जी ने पूरी ऊर्जा लगाई है लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी, तो वो ऐसे ही पूरी ऊर्जा लगाएंगे लेकिन इनकी आवाज इस बार जनता तक नहीं पहुंचने वाली और ये 200 से नीचे रुक जाएंगे, इस बार 400 बार भूल जाइए। चलिए ठीक है विजेंद्र जी, उसके बाद अनु जी आपके पास आऊंगे। विजेंद्र जी आप अपनी बात रखिए। विजेंद्र जी, दारू वाली पार्टी ने एक हाथ में 2 दारू की बोतल पकड़ा दी। प्रवक्ता भी दारू के नशे में डिबेट करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, पूरे दिन सुन्न होकर आते हैं। कितने दारू की बोतल मार के आए भैया, ये तो बता दो कम से कम। ये दारू वाली पार्टी के, खुजरीवाल की पार्टी के लोग, ये प्रवक्ता भी दारू पी करके डिबेट में अनाप शनाप बोलते हैं। भांग और दारू का मतलब जैसे कोई वो बिठा कर देते हैं ना कोई स्टैचू जिस अदालत से आज में बोलते हो सामने घूर के क्या लिखना है क्या बोलना है। रुक जाइए थोड़ा सा। विनय जी दारू वाली पार्टी हरियाणा प्रदेश की जनता क्यों गंभीरता से नहीं लेती मैडम इनको? हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक जितने भी चुनाव दारू वाली पार्टी ने लड़े हैं, हर चुनाव में इनकी जमानत जब्त हुई है। इनको नोटा से भी कम वोट मिली है। इनकी लड़ाई हरियाणा प्रदेश के अंदर नोटा से है और जो अरविंद केजरीवाल है उसको सस्पेंडेड सीएम कहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सस्पेंडेड सीएम कहा है कि तुम ना कार्यालय जा सकते, ना कोई सीएम का काम कर सकते। इसलिए मुख्यमंत्री को एक तरह से दोषी मान लिया शराब घोटाले में केजरीवाल को, जो जेल में है। दिल्ली के अंदर इन्होंने अपराध और इतना बड़ा पाप किया है, एक बच्चे के हाथ में 2 शराब की बोतल दी और उसका परिणाम आज हमने देखा कि दारू के नशे में इनके प्रवक्ता बेशर्मी से डिबेट करने के लिए आते हैं और दारू के नशे में पता नहीं क्या क्या नाम खराब बोलते हैं। ये लोग कहीं दौड़ में भी नहीं है मैडम, ये लोग कहीं दौड़ में भी नहीं है। आज मैं आपको बताऊं, हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, ये दारू वाली पार्टी कहीं दौड़ में नहीं है। इनको जनता गंभीरता से नहीं लेती, तो हम इनको गंभीरता से क्यों लेंगे? जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, देखिए कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से इन चुनावों के अंदर हार मिलेगी। इनके नेता नहीं है, इनकी नीति नहीं है, इनकी नीयत नहीं है और ये भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई कांग्रेस पार्टी, जनता इनको सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में जनता का पूरी तरह से आशीर्वाद है। ठीक है समझ गए, इस तरीके की बातें नहीं रोकूंगे यहाँ पर। अनु जी अपनी बात रखिए। ज्योति जी, अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरीके से कोयला चोर को लेके आई है, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आप किस धन्ना सेठ को लेके आए हो उस पर भी एक बार अपनी नजरें डालो। और जो गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के वोट पे चौधर करना चाह रहे हैं, कांग्रेस इतने पागल नहीं है। मैं लौटूंगी, फाइनल कमेंट लूंगी आपसे भी। अनु जी अपनी बात रखिए। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि कांग्रेस के वोट पे चौधर करने की जो सपने देख रहे हैं ना गुप्ता जी, ये सपने पूरे नहीं होंगे। गुप्ता जी का हरियाणा से लेना देना क्या है, खेती बाड़ी के बारे में नॉलेज क्या है? ये आम पार्टी वाले अखबारों में तो छपवाते हैं कि हम रिक्शा वाले को टिकट देंगे, हम रेडी वाले को टिकट देंगे, और जब बात आती है टिकट देने की तब ये धन्ना सेठ लेके आते हैं, वो भी दिल्ली से उठा के। ये कहाँ थे जब किसान आंदोलन कर रहे थे? ये कहाँ थे जब आंगनबाड़ी वाली आंदोलन कर रही थी? उसके बाद मैं बहुत स्पष्टता से ये कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कांग्रेस का जो वोट बैंक कुरुक्षेत्र में है थोड़ा बहुत, वो नहीं जाएगा गुप्ता जी के साथ। वो इतने बेवकूफ नहीं है।
कौन गुप्ता जी? कहां से आए हैं गुप्ता जी? ये धन्ना सेठ लाके आपने हरियाणा में हेलीकॉप्टर से उतार दिए। क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई लोकल कैंडिडेट नहीं था? आप दावे बड़े बड़े करते हो कि हम रिक्शा वाले को टिकट देंगे, हम रेडी वाले को टिकट देंगे, और आप राज्यसभा में सारे भेजते हो 100 करोड़ वाले गुप्ता जी। तो ये हरियाणा की जनता देख रही है कि करनी और कथनी में कितना अंतर आम आदमी पार्टी के है। बिल्कुल जो कुरुक्षेत्र सीट है वहां चाहे भाजपा हो चाहे ये गठबंधन हो, दोनों के ही कैंडिडेट नकारा हैं और किसान उनको वोट नहीं देंगे, मजदूर उनको वोट नहीं देंगे। खुशबू नहीं आती उनके अंदर, पैसे के दम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं दोनों ही। ठीक है, रोकूंगी यहाँ पर। छोटा सा जवाब विनय जी आपसे छोटा सा जवाब। विनय जी की आवाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। टिप्पणी नहीं की, इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दारू के नशे में आते हैं। आप मेरा ब्लड टेस्ट कराइए अभी और इनसे बोलिए कि माफी मांगे, इनको माफी मांगनी चाहिए ये बलात्कारियों की पार्टी से। मैं इनकी निंदा करता हूं और आपने भी इनको एक बार नहीं टोका। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको इनको टोकना चाहिए था। विनय जी जब ये डिबेट अपलोड हो जाएगी चैनल पे एक बार देखिएगा मैंने उन्हें कितनी बार टोका है। मुझे आवाज उनकी भी नहीं आ रही, अभी भी उनकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन इस तरह की टिप्पणी ना करें। सुना ना उन्होंने क्या कहा? आप इसको डिबेट को दोबारा सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा मैंने टोका है नहीं टोका। कुछ भी आप बोलेंगे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैंने पहले ही बोला है व्यक्तिगत टिप्पणी इस तरीके की नहीं चलेगी यहाँ पर। में जब्त होती है कि ये दारू वाली पार्टी हरियाणा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं चलेगी, मैंने पहले भी बोला है। जैसे दिल्ली में एक बच्चे के हाथ में 2 दारू की बोतल इन्होंने देने का काम किया, ये हरियाणा प्रदेश के अंदर भी चाहते हैं कि एक बच्चे के दोनों हाथों में दारू की बोतल दे दें। ये अब इनका चलेगा नहीं। मैंने टोका है आपको, इस तरीके की बातें नहीं चलेगी। आवाज में भी बहुत डिस्टर्बेंस आ जा रहा है। बुलेट ट्रेन आ गई क्या? ठीक है, ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार पार्टियों का जोरों पर है। हरियाणा में 25 मई को यानी छठे चरण में मतदान होने हैं, उससे पहले पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।